बाद में भी लोग बाहर निकले। नवाज शरीफ साहब भी अपना वोट शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से वोट कास्ट नहीं कर पाए। तो जनाब ये थी छोटी छोटी अपडेट्स, लेकिन वापस आते हैं हमारे सब्जेक्ट्स यानी मोटापा और ओबेसिटी की तरफ। सना लोग बिल्कुल ही समझते हैं कि जैसे ख़वातीन में अक्सर देखा जाए कि एक बहुत बड़ा लाइफ चेंज आता है जब आप कॉलेज से निकल के यू गो इनटू वर्किंग लाइफ। अब कॉलेज में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भाग रहे थे, अच्छी खासी वॉक हो जाती थी, फिर आप एक ऐसी जॉब में जाते हैं जो ज़्यादातर पाकिस्तान में सिडेंट्री है। यू सिटिंग और वज़न बढ़ता चला जाता है, कॉलीग्स के साथ ज़रा पैसे भी ज़्यादा आ जाते हैं तो नाश्ता और लंच अच्छा कर लेते हैं हम और फिर बर्न नहीं कर पाते। एक्चुअली वही बात है कि देखिए ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए हम सब खवातीन को या लोगों को फैक्ट कि एज वी एज आर मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, ठीक है। तो उसको आपने किस तरह अच्छा रखना है, किस तरह आपने बूस्टअप रखना है। एक तो ये कि आपका अगर सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपको पता है कि आपका सिडेंट्री जॉब है, आप देखिए अगर आपका चौथे फ्लोर पे अगर आपका ऑफिस है तो आप स्टेयर्स यूज़ करें या हाफ स्टेयर्स ले लें, हाफ लिफ्ट्स ले लें। अगर मर्द हज़ार वो अपनी कार पार्किंग दूर करें, पैदल चल के आएँ, बार बार आप आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लें, वॉक करें अपने कॉरिडोर में, ये तो आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू कीप मूविंग। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने अभी टिप एंड रिसर्च देखी कि कुछ लोग होते हैं जी, अगर आपने जिम शुरू किया है तो ऐसा लगता है वो मेंबरशिप के पैसे आपने हर रोज़ वसूल ही करने, यानी जाके 60 मिनट्स 90 मिनट्स का वर्कआउट। लेकिन अब नई रिसर्च ये कहती है कि मे बी यू विल बर्न मोर फैट कि अगर आप अपना 60 मिनट्स का वर्कआउट हाफ एंड हाफ कर लें, 30 मिनट वर्कआउट करें, फिर ब्रेक लें, फिर 30 मिनट वर्कआउट। देखिए इसको हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट बोलते हैं, हिट, और ये बहुत कारआमद साबित हो रहा है आजकल। और आपने बात करें जिम की, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ठीक है आप जिम जाएं, आप सीखें, बेसिक मूव सीखें, आपको पता होना चाहिए मुझे मूव्स कैसे करने, लेकिन फिर आप उसको छोड़ के घर में नहीं बैठें। अगर आप घर में भी रहना चाहती हैं आप घर में कंटिन्यू करें। देखिए मोटापा इज समथिंग जिसको आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के तौर पे अडॉप्ट करें। आप वेट लॉस को ये ना सोचें कि मैं बस वेट लॉस थोड़ी, हाँ शादी आने वाली किसी की मैंने 4 किलो कम करना है, मैंने 10 किलो कम करना है। आप अपना एक टारगेट बनाएं कि मैंने कम किया, अब मुझे मेंटेनेंस फेज में जाना है। लेकिन सना आपकी बात को कंटिन्यू करूँ, आई अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट कि जी जिम करेंगे वो 1 घंटे को अपना लाइसेंस ना समझे कि वापस आके निहारी पाए, सब कुछ चल रहा है ये सोच के कि भाई मैंने 300 कैलोरीज वहाँ बर्न की। लेकिन एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि लोग कहते हैं जी हम पूरा दिन तो चलते फिरते रहते हैं, बट दैट इज नॉट अ वर्कआउट। तो एक्सर्शन और एक्सरसाइज में क्या फर्क है? देखिए अगर आप एक्सर्ट हो रहे हैं, आप अपने आप को पहले रिलैक्स करें और फिर वर्कआउट की तरफ जाएं। बिकॉज अगर आपकी बॉडी एक्सर्टेड है, स्ट्रेस्ड आउट है, आप कैलोरीज उस पेस पे बर्न नहीं कर सकेंगे जिस पेस पे आपको करनी चाहिए। दूसरा ये कि मील टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं हमारे, ठीक है। 70% डाइट है, 30% वर्कआउट है, दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड चलती हैं। तो प्लीज़ किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास जाके अपना डाइट प्लान ज़रूर लेना चाहिए, उसके बाद अपने एक्सरसाइज प्लान की तरफ आएँ। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। वंस अ वीक मैं हमेशा चीट डे ज़रूर अलाउ करती हूँ, बिकॉज अगर आपका 30 किलो कम करने का टारगेट है तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, सो यू हैव टू स्टिक टू समथिंग जिसमें आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकें। ये जो आपने चीट स्कीम कही है ना, ये इसको सियासी ज़बान में कहा जाता है एमनेस्टी स्कीम, यानी आपने जो कुछ किया है उसको आप थोड़ा हलाल कर लें, थोड़ा बता दें, थोड़ा डिस्क्लोज कर लें। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर बात करते हैं। इनफैक्ट ना आप हमारे साथ ही रहिए, हम बढ़ते हैं अब जी न्यूज़ की तरफ। और बहुत सारी ज़बरदस्त हेडलाइंस हैं हमारे पास। कल तो हमने पूरा दिन देखा कि अपडेट्स हमारे पास आती रही हैं अबाउट द बाय इलेक्शन। ज़रा उसी से शुरुआत करते हैं और साथ साथ कुछ और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हमारे पास न्यूज़ हैं और एक अनोखी किस्म की प्रोटेस्ट हुई जी लंदन में, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट टू आवर मॉर्निंग बुलेटिन। मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। कौमी असम्बली की 11 नशिस्तों के नतायज 4 PTI, 4 नून लीग, 2 काफ लीग और 1 नशिस्त MMA ने जीत ली। तो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुई थी, हज़ारा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। और जब हम बात कर रहे थे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इनकी ज़िंदगी और लाइफस्टाइल के बारे में हमें पता चली। लेकिन जी वापस आते हैं थोड़ी इंतखाबात और सियासी सूरत हाल की तरफ। हम ये तो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, माइक्रोस्कोप के अंडर हैं PTI की इस वक्त मौजूदा पॉलिसीज़, और दोनों तरफ ही मेरे ख्याल में कैंप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि जी इनको थोड़ा वक्त दीजिए, पॉलिसीज़ को हमारे सामने आने दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने पानी में हैं। लेकिन
लेकिन कुछ लोग यानी जो उनके मुखालफीन हैं वो बहुत ज़्यादा उदास भी हैं, या उनको लगता है कि जी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं की जा रही और इस वक्त जो कड़ा वक्त है वो निशानदेही मज़ीद और टफ डिसीजंस की तरफ कर रहा है। इस पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे हमारे साथ मौजूद है अंसार अब्बासी साहब, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि तब्दीली का हवाला तो सब देते हैं, अगर हम दिखा सकें आपको स्क्रीन पे वो कॉलम, उन्होंने कहा कि जी फ़िलहाल तब्दीली की अलामत यानी बुज़दार साहब से ही गुजारा कीजिए, जो कि बार बार मेरे ख्याल में PTI ने निशानदेही की कि जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत है बुज़दार साहब ही CM पंजाब रहेंगे, और कुछ लोगों ने इस पर इख्तलाफ भी किया और मज़ीद उनकी तनकीद हमारे साथ है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अंसार अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके कॉलम में आपने बहुत सारे मसाइल गिनवाई की कि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, जो कुछ अभी सामने आ रहा है वो उसके मुतरादिफ है, तो आप क्या समझते हैं कि 5 साल जो अब आगे गुजरने वाले हैं उसमें हम किस किस्म की तब्दीली देखेंगे? इमरान खान साहब ने किया है, उनको कहा कि जी तब्दीली को अगर किसी को देखना है तो असल तब्दीली तो बुज़दार हैं, तो उस लिहाज से तो बाकी ज़ाहिर है एक जो मेरा कॉलम है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो तो एक सटायर है, बेसिकली राइटिंग थी जिसका मकसद ज़ाहिर है कुछ थोड़ा सा, चूँकि जो PTI की गवर्नमेंट जो कुछ कहती रही, PTI सॉरी तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले और जो इलेक्शन के बाद जो वो कुछ कर रहे हैं, तो उसमें चूँकि क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्शंस थी, कुछ फ्रिक्शंस थी, बल्कि 180 डिग्री अपोजिट चूँकि अमल हो रहा था, तो उस लिहाज से वो कॉलम लिखा गया। और प्राइमरीली जो जिस बात का मुझे अफसोस हुआ वो जिस तरीके से IG पंजाब को रिमूव किया गया, तो और उसके कंसिक्वेंस में आप देखेंगे नासिर दुरानी साहब जो उनकी सबसे बेस्ट बेट थी PTI की, इमरान खान साहब की फॉर द लास्ट 5 years, दैट इज़ इन रिगार्ड टू ये जो पुलिस की रिफॉर्म्स की थी KPK में, तो उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। तो उस लिहाज से थोड़ा सा क्रिटिकल वो मेरी राइटिंग थी। लेकिन ये जो आप सदर साहिबा जो बात कर रही हैं कि ये जो मैंने उनको तब्दीली का कहा, मैंने नहीं, वो खान साहब ने कहा था कि ये तब्दीली ये हैं, और खान साहब ने तो खैर कहा है कि जब तक उनकी गवर्नमेंट है PTI की, तो उस वक्त तक उस्मान बुज़दार साहब विल रिमेन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। जी, उस्मान बुज़दार साहब तब्दीली की अलामत हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल बहुत सारे दामों में, महंगाई में तब्दीली महसूस कर रहे हैं और इस पर काफ़ी खफा भी हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब, एक सवाल जहन में पैदा होता है कि अभी तो PTI की हुकूमत को 100 दिन भी पूरे नहीं हुए, तो क्या ये उन्हीं के मौक़िफ़ को ज़्यादा तक़वियत नहीं देती कि गुज़िश्ता हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी वो नाक़िस थी, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? क्योंकि देखें, अगर ये PTI की पॉलिसीज़ का खमियाजा होता तो थोड़ा वक्त गुजरता, यानी 6-8 महीने या फिर साल भर के बाद उनकी गलत पॉलिसीज़ का नताइज सामने आते। इस वक्त जो एवलांच हमारे सामने आया है, क्या ये गुज़िश्ता हुकूमत के सर नहीं है इसका सहरा? देखें, बेसिकली जिस किस्म के हालात हो गए हैं, और ये लिखने का मकसद भी देखें यही था कि जब आप हुकूमत में नहीं आए थे तो आप ये कहते थे कि गैस की कीमतें हम कम करेंगे, आप ये कहते थे कि हम जो अवाम की लाइफ है उसको कंफर्टेबल करेंगे, आपने बिजली का कहा, आपने पेट्रोल का, तो आप देखेंगे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आज के, जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे तो इन्होंने तो कहा था कि हम 50-60 रुपये लीटर कर देंगे पेट्रोल। सो वो चूँकि सब कुछ उल्ट हो रहा है और सब कुछ हर चीज़ महंगी हो रही है, और फिर तो अभी ये आप देखें कि IMF के साथ भी ये इन्होंने बातचीत स्टार्ट कर दी है, और IMF का जब बेल आउट पैकेज मिलेगा तो उसके कंसिक्वेंस में तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा होगी, मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज़ें लिखी जा रही हैं या कही जा रही हैं, मीडिया जो इस तरह की बातें कर रहा है, या मैंने भी जो लिखा है, वो बेसिकली प्राइमरीली उसका वजह ये थी कि चूँकि खुद एक्सपेक्टेशन जिस किस्म की इन्होंने बिल्डअप की थी तहरीक इंसाफ ने, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, और जो रियलिटी में हो रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। IMF के पास हमने कभी भी नहीं जाना, किसी के आगे हमने कशकोल नहीं फैलानी, किसी से हमने पैसा नहीं मांगना, पैसा भी मांगा जा रहा है, IMF के पास भी चले गए हैं, गैस भी महंगी कर दी है, पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, और भी चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं। सो
इस लिहाज से चूंकि इनकी अपनी वादे, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो इन्होंने लोगों में बिल्ड की थी वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट थी, तो इसलिए जाहिर है मीडिया का काम है कि थोड़ा सा इनको रियलाइज करवाया जाए कि जिस तरफ आप जा रहे हैं वो तो टोटल उस बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो आपने खुद वादे वईद किए थे। बिल्कुल, यानी आपको फ्रिक्शन नजर आ रही है, और ख़ास तौर पे जिस तरह मुखालफिन कह रहे हैं इनके कि जी दूर सुहाने होते हैं जब तक आप पावर में नहीं थे, अपोजिशन की पॉलिसीज़ और उनका नुक्ता नज़र बहुत मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब आप इख्तिदार में आते हैं, जब आप इस ऑफिस को संभालते हैं तो बहुत सारे रियलिटी चेक्स और ग्राउंड रियलिटीज़ से आपकी वाकफियत होती है, तो एब्सोल्यूट स्टांस लेना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये वही तब्दीली है जो उन्होंने वादे कौम से किए थे, तो फिर अवाम का क्या रिएक्शन होगा? अवाम तो इस वक्त इनको एक तरह से पहले भी हम पॉइंट आउट करते थे, लेकिन बहुत सारे यू टर्न्स देख रही है, तो क्या रद्द अमल आ सकता है? नहीं, वो तब्दीली तो डेफिनेटली नहीं है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये तो बिल्कुल उसकी फ्रिक्शन में है, उसके अपोजिट है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि मैं फिर भी एक स्पेस देता हूं गवर्नमेंट को कि चलें, आपका एक्सपीरियंस नहीं था, आपका एक्सपोजर नहीं था गवर्नमेंट में, तो अभी आपने जो कुछ किया तो आपको ग्राउंड रियलिटीज पता लगी और बिल्कुल डिफरेंट हैं जो आप सोच रहे थे। आप समझते थे कि ये शायद काम सब कुछ, ये जो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नेंस जो होती है, जो एक स्टेट को जो चलाने का जो एक सलीका है या तरीका है, उसको शायद आपने बहुत आसान समझ रखा था। लेकिन जब आप यहाँ पे आए तो आपको पता लगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड है और शायद इसकी तैयारी भी नहीं थी। तो आपकी चूंकि तैयारी भी नहीं थी, तो आपका एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो बहुत सी गलतियां भी हुई, बहुत सी एम्बेरसमेंट्स भी अब इनको फेस करना पड़ रही है पीटीआई की गवर्नमेंट को। बट स्टिल आई विश देम ऑल द बेस्ट। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि जिस माशाल्लाह से एक आपका तज्जिया, एक आपका आउटलुक है टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ठीक है ना, तजुर्बेकारी सही, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक ऑप्टिमिज्म की सर्ज लेके इमरान खान साहब ने ये वज़ीर आज़म की जो ओहदा है, जो वजारत है, वो संभाली, वजारत उज़्मा। तो सबसे बढ़कर ये कि आपके मुशाहिदे में, इसमें बहुत सारी तनकीद है आपके कॉलम में, लेकिन क्या अभी तक की परफॉर्मेंस में आपको पीटीआई की कुछ बातें पसंद भी आई हैं? कोई ऐसे इक़दामात आपको लगे हैं जो आप समझते हैं कि खुशाइन है? देखें बिल्कुल अच्छे हैं। मैं सबसे ज्यादा जो अप्रिशिएट करता हूं गवर्नमेंट को कि जो काम इन्होंने सब बहुत अच्छा किया, अच्छे तरीके से हैंडल किया। जैसे ही देखें ये गवर्नमेंट आई तो वो ब्लास्फेमस कंटेंट का जो मसला था, वो जिस तरह हॉलैंड में एक कंटेस्ट होने वाला था, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट का स्टांस था वो बहुत अच्छा था। उसके ऊपर बिल्कुल हुकूमत को मैंने तो कॉलम लिखा उसके ऊपर, मैंने गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से ये जो प्लांटेशन की जो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में ये जो दरख्त लगाने की कैंपेन लॉन्च की है, बहुत अच्छी कैंपेन है। इसी तरीके से आप देखें कि अभी इन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात की, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद लॉन्च किया, ये बहुत अच्छी बात है। सो डेफिनेटली देखें, मैं तो एक बात के ऊपर बिलीव करता हूं कि जो भी हुकूमत अच्छा काम करे उसके ऊपर उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, उनको साथ दिया जाना चाहिए। और बिकॉज देखें, अगर हम सब एक अच्छे काम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो एक तो गवर्नमेंट्स की इंकरेजमेंट नहीं होगी, और दूसरा सिर्फ अगर हमारा ये काम होगा कि हम ढूंढें हर काम में कि कोई खामी हो, उस खामी को उछालें, और अच्छे काम जितने भी हैं उनको अगर हम बुला देंगे, तो मेरा ख्याल है कि हमें वी नीड टू इनकरेज द गवर्नमेंट, जो भी हो, ये है कोई और दूसरी भी हो, जो अच्छे काम है आप उनको इनकरेज करें, उनकी तारीफ करें, और जो काम अच्छे नहीं है उनके ऊपर क्रिटिसाइज करें। लेकिन क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एक और बात जिसका मुझे एप्रीहेंशन है, देखें ये जो घरों की 50 लाख घर की बात है, आई विश कि ये 50 लाख घर बना लें। आज तो लोगों की एप्रीहेंशन हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो नहीं समझते कि ये कोई पॉसिबल है, लेकिन आई विश कि अल्लाह ताला इनको इस काबिल बनाए। लेकिन इस पॉलिसी में मेरा एक बड़ा सीरियस एप्रीहेंशन है कि देखें, आपने मदीना की स्टेट की बात की थी कि उसको मिसाल बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसके असूलों को। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये जो स्कीम भी जा रही है इनकी हाउसिंग की स्कीम, ये जिस तरह वेस्ट में मॉर्गेज की एक पॉलिसी है उसी को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें सूद लाजिम है, जिसमें इंटरेस्ट या रिबा व्हाटएवर आप इसको नाम दें वो लाजिम है। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम
पॉइंट देयर अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का और इस पे अपना मुशाहिदा हमसे शेयर करने का। देखिए जी, ये तनकीद की बात ज़रूर है, लेकिन साथ में इस पे रिएक्शन मेरे ख्याल में जिन्होंने जवाब देना है, जो हुकूमत में है, उनका भी लेना चाहिए देयर इनपुट ऑन इट। बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे अपना तज्जिया और अपनी आर्ग्यूमेंट सामने हमारे रखे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं सदाकत अली साहब, PTI से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। सर, आपने गुफ्तगू सुनी अंसार अब्बासी साहब से मेरी, और उन्होंने एक कॉलम भी लिखा। उन्होंने कहा फ़िलहाल तब्दीली की अलामत उस्मान बुज़दार से ही गुजारा करें। तो काफ़ी मुखालफीन और मीडिया थोड़े ख़ाइफ नज़र आ रहे हैं, जो वक्ती तौर पे इस वक्त मुश्किल आई है। बार बार वज़ीर आज़म साहब तो बावर करा रहे हैं कि जी 6-8 महीने की मुश्किल है, इंशाल्लाह इससे हम निकल आएंगे। लेकिन आपके मुखालफीन काफ़ी उजलत में लगते हैं और ख़ाइफ भी हैं इस बात से कि महंगाई बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैंने सुना है, अंसार भाई साहब मेरे हल्के से हैं, मेरे दोस्त भी हैं, इनकी बात सुनी है। इनका एक अपना मौकफ है और ये थोड़ी सी इनके मतलब एक मौकफ में एक तरफ से टिल्ट है, लेकिन बहरहाल इनकी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। बात यह है कि जी हमें जो इन्होंने हमारे मंसूबे गिनवाए, मैं सुन रहा था कि जी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बहुत अच्छा है, और हाउसिंग का ये इनके ज़हन में डाउट्स हैं। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये फीजिबल नहीं है या ये शायद हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये हर तरह से ना सिर्फ पॉसिबल है इकोनॉमिकली, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर 50 लाख हम घर बनाना शुरू करें और साथ अपनी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कर लें, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लें, तो ये ना सिर्फ खाली ये लोगों को घर मिलेंगे, बल्कि पाकिस्तान में एक पूरी इकोनॉमिक आप समझ लें कि रिवाइवल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सदाकत साहब। इनफैक्ट मैं इसको इस तरह भी बैक करती हूँ। मैंने कुछ अरसे पहले एक रिपोर्ट देखी थी जो डॉन में शाया हुई कि इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान में जो हाउसिंग स्कीम्स शुरू की गई हैं, जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं पाकिस्तान की 11% आवाम को, यानी जिसमें आप छोटे बड़े लग्जरी और कंफर्टेबल घरों को अगर देखते हैं, जो पक्के मकान आते हैं, वो पाकिस्तान की सिर्फ 10 या 11% आबादी उसको अफोर्ड कर सकती है। तो इट इज़ अ ह्यूज इनिशिएटिव एंड इट्स ग्रेट दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग an initiative in that। लेकिन सदाकत साहब, जो सवाल मैंने अंसार अब्बासी साहब से किया कि देखिए 50 दिन में जो इस वक्त आप मुखालफत बर्दाश्त कर रहे हैं या जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी, वो PTI की पॉलिसीज तो नहीं हो सकती, यानी ये ज़रूर एक एवलांच है, वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने इनहेरिट की हैं। लेकिन क्या वजह है कि आपकी हुकूमत ये बात आवाम तक, लोगों तक रिले नहीं कर पा रही कि ये गुज़िश्ता पॉलिसीज़ की खामियां हैं जो आज हम इस नहज पे पहुंचे हुए हैं? देखिए, हम चूंकि नई हुकूमत आई है और उसमें जाहिर है लोग अपना नैरेटिव बिल्डिंग में शायद हम उतना स्ट्रांग नहीं है, और आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू, जो पढ़ा लिखा लोग हैं उनको, पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ आती है कि एक गवर्नमेंट है जिसने पिछली कमिटमेंट्स हैं और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, उससे पेमेंट्स करनी है। उन्होंने करेंसी को अपहोल्ड किया हुआ था, ओवर वैल्यू रखा हुआ था, आर्टिफिशियली हाई रखा हुआ था, जस्ट टू गेन पॉलिटिकल गेन्स इन द कंट्री। और जो ही वो गए, तो अगर उसको हम ना उसको वो होता या उसकी वो पेमेंट ना करते, तो शायद उसके लिए ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस है। और हमारी तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसका 6 महीने से पहले तो इम्पैक्ट ही नहीं आता। देखें, डायरेक्शन सेट करना एक बात है जो हमने 100 डेज में करनी है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी के जो इम्पैक्ट, उसमें टाइम लगता है। वो हर पढ़ा लिखा बंदा समझता है। शायद हमारा जो काउंटर नैरेटिव था या जो ऑपोजिशन की बातें थी, चूंकि गवर्नमेंट के लोग इस वक्त काम करने में बिजी हैं, जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं वो 100 डे प्लान में बिजी हैं, तो वो जो मीडिया एक आप समझ लें कि एक ओपिनियन की एक वॉर है, उसमें वो थोड़ा सा ये इमेज बनाने में कुछ हद तक कामयाब। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, वी सेकंड यू ऑन दैट थॉट। बल्कि एक और खुशाइन बात जो हम देखते थे, बहुत सारी सेरेमोनियल चीज़ों में मिनिस्टर्स को और वज़ीर आज़म को बहुत बिजी रखा जाता था कि जी फलानी चीज़ का इफ्तिताह कर लीजिए, यहाँ आपकी अपीयरेंस ज़रूरी है। आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू नो कि PM हाउस इसको रजिस्ट कर रहा है। जहाँ पर भी कोई गैर ज़रूरी अपीयरेंसेस थी, यहाँ तक कि अपनी कोर टीम को भी, मिनिस्टर्स को भी, एडवाइजर्स को भी PM इमरान खान साहब का यही मैसेज है कि फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ फोकस काम पे होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नरगिस हमीद से आपकी मुलाकात कराएंगे ऑल द वे फ्रॉम क्वेटा, और उनसे जानेंगे कि आगे उनके क्या अज़ाइम है। स्टे विद अस। जाने से पहले आपको हमने बताया था कि आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही टैलेंटेड कराटेका से। ये वो पहली एंड वेलकम बैक। हम आपकी मुलाकात कराते हैं, हमारे साथ लाइव फ्रॉम क्वेटा स्टूडियोज मौजूद है नरगिस हमीद। अस्सलाम वालेकुम नरगिस।
वालेकुम सलाम। नरगिस से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ क्वेटा स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी नरगिस, क्या कहेंगी, इतनी बड़ी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है और कराटे में आप मेडल जीतने वाली पहली पाकिस्तानी लड़की, पहली पाकिस्तानी फीमेल खिलाड़ी हैं। अब नेक्स्ट आपके एम क्या हैं, क्या किस चीज़ की तैयारी है? कोई अगली चैम्पियनशिप इज़ अराउंड द कॉर्नर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये जीत, इस जीत के बाद जो मैंने ये मेडल अचीव किया हुआ है, इसके बाद हमारी जो आने वाली चैम्पियनशिप है वो श्रीलंका में होने वाला है। साउथ एशियन चैम्पियनशिप जो दिसंबर में होगा और इंशाल्लाह उसके बाद मार्च में जो सैफ गेम्स आने वाला है, मतलब साउथ एशियन गेम्स जो आने वाला है नेपाल 2019 में, उसमें दोनों में मेरे पार्टिसिपेशन रहेगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस दफ़ा जो मैंने हिस्ट्री क्रिएट किया है उसे बरकरार रख के, इस दफ़ा तो ब्रोंज लिया है, लेकिन इन दोनों में मेरी कोशिश ज़रूर इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपकी जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है। अल्लाह ताला आपकी विनिंग स्ट्रीक को इसी तरह कायम और दायम रखे। लेकिन नरगिस, जितनी बच्चियां और जितने लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आमतौर पर यह तासुर है कराटे के बारे में कि जी लड़कियाँ इसमें कम जाती हैं, अगर जाएंगी तो बहुत सारे मिथ्स हैं कि जी बहुत ज़्यादा बॉयश हो जाएंगी, उनकी नज़ाकत ख़त्म हो जाएगी। और आपने भी अपने कमेंट्स में कहा कि जी कराटे सीखने से एक पावर आ जाता है, तो इस पावर को आप किस तरह यूज़ करेंगी और बाकी बच्चियों को भी कैसे कहेंगी कि वो इस पावर को यूज़ करें? जिस तरह की मेरी लाइफ चेंजिंग में इस तरह हुई है कि कराटे में जब हम लोग आते हैं, मतलब जिस भी फील्ड में, जिस भी स्पोर्ट्स में हम लोग जाते हैं, उससे हमें कॉन्फिडेंस गेन होती है। जिस तरह की लड़कियां घर में होती है या वो लोग स्पोर्ट्स के दायरे में नहीं होती, उनमें उस तरह की कॉन्फिडेंस जिस तरह की हम में है, जिस तरह की हम लोग बाहर जाते हैं अकेले, या हम लोग बात करने की हमें कॉन्फिडेंस है दूसरे लोगों के साथ, या हम लोग जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, हमें एक एक्सपीरियंस आती है और हम लोग देखते हैं दुनिया को। और मैं अपनी हम एज लड़कियों को और जो लोग चाहते हैं कि कराटे में आए और जो एक गलत माइंडसेट है लोगों की कि इसमें चोटें लगती है या लड़कियों का क्या काम, इससे मैं डेफिनेटली उनसे यही कहूँगी कि लड़कियों को इससे डेफिनेटली उनका काम है यहीं पे, मतलब वो आए हमारे कराटे ज्वाइन करे और इससे उनको ना सिर्फ पावर, मतलब उनकी बॉडी में पावर आ जाएगा, बल्कि मेंटली भी हमें एक पावर और एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हम लोग अपनी आम लाइफ में, हमारी आम मतलब जो मामूली जिंदगी है उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आ जाएगा, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा। नरगिस, बहुत ही जबरदस्त काम एंड यू आर डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। मुझे ये बताओ कि मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जब तैयारी का अमल था, अब तो माशाल्लाह आप इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो, लेकिन जब शुरुआत की तो आपको लोग नहीं मिलते थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, आपके कस्बे से, आपके शहर से क्वेटा भी जाना मुश्किल होता था। वहाँ पे इन्हें जब तक आप कम्पीट नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बेहतर कैसे होगे। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, आपको कोई फैसिलिटीज़, कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी एसोसिएशन की तरफ से मिल रही है? जी, इससे पहले जो मैंने मेंशन किया हुआ था, इससे पहले जो हमारी ट्राइब मतलब हज़ारा की, जो मैं रहने वाली हूँ हज़ारा टाउन में, कोयटा हज़ारा टाउन में, यहाँ से बाहर आना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अब माशाल्लाह और अल्लाह करे इसी तरह रहे, हमारे हालात थोड़ा सा बेहतर हुआ है और हम लोग उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह इससे मज़ीद हमारी सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ थे ये हल हो जाए। और क्योंकि ना सिर्फ ये सिक्योरिटी इश्यूज़ लोगों को, आम लोगों को मतलब बहुत सारे नुकसान देते हैं, हम लोगों को भी बहुत सारी नुकसान इससे पहुंच जाएगी, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट नहीं कर सकते। और जो अब की सूरत हाल है, मैं अभी तो मतलब बहुत सी मुझे हमारी फेडरेशन जो है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन, हमारे चेयरमैन सर मोहम्मद जहांगीर और हमारी सेक्रेटरी मैडम दिलीप सांधू, उन्होंने हमें सपोर्ट का फुल, मतलब उनके पास जो मतलब सपोर्ट है वो हमेशा हमें
सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद भी उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और हमारी बलूचिस्तान हुकूमत ने जो मुझे आते ही उन्होंने हमें 5 लाख की चेक उन्होंने दिया, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम इसके बाद स्पोर्ट्स में काम करेंगे और इंशाल्लाह मैं जल्द ही मतलब फ्यूचर ये बहुत बड़ी तब्दीली है माशाल्लाह से नरगिस। और सबसे बढ़कर ये कि स्पोर्ट्स स्टार्स को, यंग टैलेंट को इनकरेज कर, नॉलेज करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास वक्त कम था, जीती रहिए और इसी तरह पाकिस्तान के लिए हर प्लेटफॉर्म पे जीत लेके आते रहिए। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में था सना, इससे पहले कि मैं आपको खुदाफिज करें आपसे भी पूछ लूँ कि आमतौर पर जो एथलीट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, उनकी डाइट, अब एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से आती है लेकिन उनको फिर मसल्स एंड पावर भी चाहिए, तो उनकी किस तरह का मिक्स होता है फॉर देयर डाइट? वे प्रोटीन सजेस्ट कर रहे होते हैं, अगर वो डिपेंड करता है कि उनकी एक्टिविटी लेवल कितनी, जैसे बच्ची है ऑफ कोर्स इनके लिए तो ये कि एग्स अपनी डाइट में ज़रूर रखें, पीनट बटर अपनी डाइट में ज़रूर रखें, पीनट बटर एंड बनाना एंड योगर्ट को मिला के एक स्मूदी ज़रूर बना के पिया करें। तो ये गुड प्रोटीन्स होते हैं जो कि हाइट गेन करने में भी हेल्प कर सकते हैं और प्लस मसल बिल्डिंग में भी काफ़ी ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर सना एंड फॉर बीइंग हियर विद अस। वक्त कम, मुकाबला सख्त, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल गेस्ट है हमारे पास। एक ही ऐसी सीट NA 243 जिसका यानी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ सिद्रा। कल के बाई इलेक्शंस पे थोड़ी बात कर लेते हैं और अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। मज़हर साहब, कल के बाई इलेक्शंस को बड़ा क्लोजली आप भी मॉनिटर कर रहे होंगे, लोग भी देख रहे होंगे। आज सुबह ही सबसे पहले उसके तज्ज़िये से शुरू करते हैं। PTI 4 रनर रही है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कई सीट्स लूज भी की हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये मेरा ख्याल है PTI के लिए और मजमूई तौर पे दीगर जमातों के लिए एक वेकअप कॉल होती है बाई इलेक्शन, खासतौर पे जो आम इंतखाबात के फौरन बाद बाई इलेक्शन होते हैं वो यकीनन एक वेकअप कॉल होती है। और रवायती तौर पे तो हुक्मरान जमात ज़्यादातर नशस्तें जीत जाती है, लेकिन इन इंतखाबात का अगर हम जायजा लें तो उसमें PTI इसके बावजूद के ओवरऑल सिनेरियो में इतना उनके लिए मुश्किलात नहीं हैं, लेकिन उन्होंने लूज जरूर किया है। इमरान खान अपनी 4 नशिस्तों में से जो उन्होंने खाली की थी उनमें से 2 नशिस्तें वो लूज कर गए हैं जी। ये साइन ऑफ मेरा ख्याल है थोड़ी सी नर्वसनेस भी होनी चाहिए PTI के लिए कि उन्होंने ये नशिस्त क्यों लूज किए। मज़हर साहब, थ्रू आउट हम देख रहे हैं जो मीडिया डिस्कोर्स है वो इनएक्सपीरियंस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है PTI का, और जाहिर सी बात है उनका पहला इत्तेफाक है ये गवर्नमेंट में होने का, गवर्नमेंट चलाने का। तो आप समझते हैं कि उनका फोकस भी शायद बाई इलेक्शंस पे उस तरह नहीं था? फवाद चौधरी साहब की सीट भी लूज कर गए, अपनी जो 4 में से सिर्फ 2 सीटें इमरान खान साहब की PTI रिटेन कर पाई, एक मुत्तहदा मजलिस अमल को और एक PMLN को चली गई। तो आप समझते हैं कि उनका फोकस उस तरह से बाई इलेक्शंस पे था? मेरा ख्याल है फोकस अगर नहीं था तो होना चाहिए था, लेकिन इस चीज को जितनी संजीदगी से PTI को लेना चाहिए था इन बाई इलेक्शन को शायद नहीं दिया। और दूसरी अहम बात यह है कि ये भी PTI के लिए सोचने की ज़रूरत है कि इमरान खान के बगैर भी PTI को जीतने की आदत डालनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है दूसरी पार्टियों के लिए भी है कि पार्टी मजबूत होगी तो लीडर अगर किसी मजबूरी की वजह से वो कैंपेन नहीं भी कर पाए या वो फील्ड में नहीं भी हो तो पार्टी इलेक्शन जीते। बिल्कुल। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस इमरान खान का और PTI का इस पे होना चाहिए कि वोट नज़रिए को पढ़े, शख्सियत को ना पढ़े। और ये रिफ्लेक्ट करता है इन इलेक्शन में कि जो है वो शख्सियत की अहमियत अपनी जगह ज़रूर होती है, लेकिन ये उस लीडर का ही काम होता है कि वो पार्टी को मजबूत करे, ताकि लोग जो है जिस तरह एक ज़माने में एक टर्म यूज होती थी कि खंबे को भी वोट पड़ जाता है, सही। तो वो मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा। और खुद फवाद चौधरी साहब जब कल बात कर रहे थे जियो के ऊपर जी, तो उनकी इस बात से जो है उन्होंने इस बात का दिफा किया कि जी लीडर के बगैर जो है वो पार्टी नहीं जीत सकी, और इसलिए कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर कैंपेन नहीं कर सकते थे जो
उनके मरकजी लीडर थे वो गवर्नमेंट में हैं, तो वो कैंपेन और ये इस बात को अगेन ये PTI और दीगर जमातों को सोचना है कि जब ये बात की जाती है कि पार्टी और हुकूमत को अलग अलग होना चाहिए, ये इसीलिए की जाती है कि पार्टी की क़यादत जो है, अगर पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाए तो पार्टी की क़यादत से दूसरे लोगों के हवाले करनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट अपना काम करती रहे। बिल्कुल। पार्टी अच्छा मदर साहब, थ्रू आउट अगर हम देखते हैं मीडिया का डिस्कोर्स इस तरफ निशानदेही करता ही रहा है, क्योंकि आपने शख्सियत वर्सेस नज़रिए की यहाँ पे बात की। आपको लगता है कि ये चंद महीने जो गुजरे हैं उसमें शायद PTI के नज़रिए या जो प्रोमिसेस, जो एक्सपेक्टेशंस उनसे वाबस्ता थी, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धचका पड़ा है और ग्राउंड रियलिटीज़ थोड़ी उनके मुखालिफ सिंथ में शिफ्ट की हैं? क्योंकि जिस तरह ये महंगाई बढ़ने का, गैस बढ़ने का, रुपये की कदर कम होने की बात की जा रही है, शायद इसका भी एक रद्द अमल हम देख सके हैं बाय इलेक्शंस में। जी यकीनन कुछ तो आया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट को 2 महीने हुए हैं, इन 2 महीनों में अभी उनको और मौका देना चाहिए, ये भी चीज़ होगी तो एक मिक्स सा होगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम बात मुझे नज़र आती है वो ये कि जो पार्टी की चॉइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, हालांकि इमरान खान का दिफा करते रहते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। दूसरा उनके चॉइसेस, जी उनकी जो दोनों चॉइसेस थी। दूसरा ये कि इस इलेक्शन बाय इलेक्शन से एक मरतबा फिर ये बात सामने आती है खुलकर कि खानदानी सियासत अब भी मजबूत है हमारे माशरे में, और PTI ने शुरू में तो इस मिथ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर इस मिथ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर गई PTI। और इन इलेक्शंस में भी आप देखें कि गुजरात में चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात और चौधरी वजाहत हुसैन के साहिबजादे। मदर साहब, सिर्फ गुजरात ही क्यों, इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद NA53 की अगर बात की जाए तो PMLN सिर्फ अपने कैंडिडेट को इसीलिए बढ़ावा दे रहे थे कि वही बिरादरी वाली बात। लेकिन मदर साहब, क्योंकि वक्त कम है, ऑन अ लाइटर नोट आप इसको हुस्न इत्तेफाक कहेंगे या क्या कि नवाज शरीफ साहब वोट कास्ट करने गए लेकिन शनाख्ती कार्ड लेके नहीं गए और वोट कास्ट करने से कासिर रहे, इसको आपने कैसे देखा? इसको मैंने उसी तरीके से देखा जिस तरह इमरान खान पार्लियामेंट के अंदर वोट कास्ट करने गए थे तो उनके पास जो है वो असेंबली का कार्ड नहीं था। हाँ। यहाँ शनाख्ती कार्ड नहीं था। वहाँ चले स्पीकर ने विद इन द पार्लियामेंट रिकग्नाइज कर लिया इमरान खान को और उनको वोट कास्ट करने दिया। लेकिन जाहिर है जनरल इलेक्शन में या बाई इलेक्शन में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मेरा ख्याल है वो। लेकिन मदर साहब, इमरान खान साहब पे तो ये इल्जाम लगता ही है ना तजुर्बेकारी का, लेकिन नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो शनाख्ती कार्ड के बगैर जाएंगे। नवाज शरीफ मुझे पिछले जब से वो रिहा यानी उनकी सजा मौतिल हुई है और रिहाई हुई है, मुझे बहुत ऑफ कलर नजर आते हैं। उसकी जाहिर है एक ट्रॉमा से तो वो गुजर ही रहे हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि अगेन लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स को इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्कर्स से अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि वो बहुत देर में वोट कास्ट करने गए, सही, ये भी समझ में आने वाली बात नहीं है। जबकि अगर वो शुरू में जाते तो उससे वो एटमॉस्फेयर चार्ज होता है, लेकिन बहुत लेट गए और फिर वोट कास्ट नहीं कर सके, तो ये चीज़ें कोई अच्छी नहीं है। लेकिन इन इलेक्शन को अगर मैं समझ करूँ, ये इलेक्शन रिहर्सल हैं अगले साल लोकल बॉडीज इलेक्शन की, बिल्कुल, और ये तमाम जमातें इससे सबक सीख सकती हैं अपनी गलतियों से कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। जैसे MQM की अगर बात करें तो MQM कांस्टेंट डिक्लाइन पे हमें नजर आ रही है। बिल्कुल सही। और ये जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी थी, पहले तो जी आपके पास वक्त था, जिस तरह कहते हैं ना लोहा गर्म था तो लोग वार करते रहे। इलेक्शंस 2018 के बाद अब मेरे ख्याल में इट्स गोइंग टू बी द रियल टेस्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ द पुडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मदर साहब हमारे साथ मौजूद होने का। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह के हमने कहा कि कहानी शुरू कहाँ से होती है, ख़त्म कहाँ पे होती है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ख़ास तौर पर बात करेंगे NA-243 की, जिसको इलेक्शंस 2018 में इमरान खान साहब ने जीता, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब वो असल में सीट किसके हिस्से आई है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जी मेहमान। सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं। फिक्सिट की वजह से वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने कहा था कि कहानी कहाँ से शुरू हुई है, दास्तान कहाँ से शुरू हुई है, उस सिरे को पकड़ेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अली रजा आबदी साहब। आप सबके सामने ही
ही उनको मिलवाना चाहती हूँ। मुझे दिल चाहता है कि ऑडियंस हो तो हम कहें जी भरपूर तालियों में, लेकिन लाइव है तो जी लेट्स वेलकम मिस्टर अली रज़ा आब्दी। आइए प्लीज। हमारे स्टूडियो में तालियां भी बज रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। एनी प्लेस, यहाँ पे हम सीट की कोई कैद नहीं है, आप जिस सीट पे चाहें बैठ सकते हैं। जी क्या हाल चाल है अली? मैं ठीक ठाक जी, आप सुनाइए। 243 का कल हमने नतीजा देखा, इवेंचुअली अब वो आलमगीर की किस्मत में आई है। मेरे ख्याल में वो चीफ पोलिंग ऑफिसर भी थे व्हेन यू वर कंटेस्टिंग लास्ट, उसमें पीटीआई को करते हुए। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम, और मेहनत की है लड़के ने, साथ में उसकी पार्टी ने भी, टीम वर्क एक था। बल्कि उससे पहले भी अगर देखें तो इनको टिकट मिलने के लिए इन्होंने ख़ुद भी बड़ी कोशिश की, जिसमें मुझे याद है कि कुछ ये 2 हफ्ते तक बिल्कुल ही साइलेंट हो गए थे जब इनको टिकट का बातचीत की जा रही थी। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि पार्टी ने कंस्टिट्यूंसी की फीडबैक और जो उनकी टीम है उसके फीडबैक लेने के बाद इनको टिकट अवॉर्ड किया। अच्छा, ये बात में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शिकवे का आंसर शिकवा है, बिल्कुल है। एंड मैं कोई इसमें दो राय नहीं, मैं जाहिर है आप कुछ खाइफ हैं अपनी पार्टी से? नहीं, मैं खाइफ तो मैंने तो आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम द पार्टी एंड लेकिन खफगी की वजह क्या बनी? मजीद इस पे बहुत सारी क़यास-ए-राइयां हुई अली, तो हमने सोचा था कि आज आपसे ज़रूर ये पूछेंगे कि इतनी मेहनत की, एक बहुत लंबा अरसा आप साथ रहे MQM के, और अभी थोड़ी देर पहले जो मज़े साहब से बात हो रही थी शख्सियत वर्सेस नज़रिया, तो वाकई नज़रिए को लेके इतने साल सियासत में आप चले, तो क्या वजह हुई कि अब राहें जुदा हो गई? देखें, यही समझ में नहीं आया कि जब इलेक्शन हुआ, पहली बात मेरी सीट अगर देखी जाए तो 244 बनती थी, लेकिन मुझे 243 के लिए पार्टी ने कहा, जिसकी मैंने बात मानी और इलेक्शन लड़ा। उसके बाद फिर जब इलेक्शन हो गया, जैसा भी हुआ, उस वक्त हमने हमारी जो रिजर्वेशंस थी जो आज तक भी हैं, मेरे पोलिंग एजेंट्स के सामने काउंटिंग नहीं हुई थी और बहुत सारे रीजंस थे। फिर उसके बाद मैंने इलाके में रेगुलर जाता रहा इवन आफ्टर डिफीट, और लोगों को मोबिलाइज रखा कि देयर विल बी अ बाई इलेक्शन एंड वी विल बी कंटेस्टिंग अगेन, MQM विल बी कंटेस्टिंग। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि जी मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब एक तो 5 सीटों से कंटेस्ट कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने 243 विकेट करनी थी। राइट, उन्होंने विकेट करनी, और रीज़न भी ये था क्योंकि उस वक्त जो तरीक़ेकार हुआ था उसमें अंदाज़ा हो गया था कि इसको विकेट करेंगे क्योंकि ये वापस नहीं खुलवाएंगे इसको। तो ये हुआ। फिर पार्टी ने, मुझे बस सिर्फ ये शिकवा रहा कि जब नॉमिनेशन की बारी आई, मुझे अगर कह देते बात करके, बुला के बिठा के कि जी आपको नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, आई वुड हैव अग्रीड, बिकॉज इससे पहले हज़ारों ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें आई हैव अग्रीड एंड पीपल अग्री ऑन द पार्ट। एक पार्टी का अपना डिसिप्लिन होता है और उसमें फिर एक इंसान की कदर भी होती है कि अगर उसने काम किया है तो उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं, ना कि आप उसको शायद एज अ पर्सन ऑफ अ डिफरेंट कैंप देखा जा रहा है शायद। तो मैं उसकी वजह से आई हैड माई रिजर्वेशंस एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि नाउ दैट द पार्टी डजंट नीड मी, तो आई शुड मूव अवे फ्रॉम देम। वो हुआ। बहरहाल उसके बाद पार्टी ने आमिर भाई को टिकट दिया, कॉम्पिटेंट पर्सन, मेहनत भी उन्होंने बहुत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिज़ल्ट नहीं लेके आ सके, क्योंकि कल के जो इलेक्शन हुआ है उसमें कहीं से कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट की या फिर कोई रिगिंग की या इंजीनियरिंग की, जैसे 25th के इलेक्शन में आई थी, उसमें जो बात हुई थी वो चीज़ नहीं हुई, और बिला वजह का शोर कोई मचाता नहीं है। अगर कुछ होता है तो फिर उसके हिसाब से, हमने भी जो इंजीनियरिंग की बात की थी पिछली दफ़ा की, वो इसी वजह से की थी बिकॉज हमने एविडेंसेस हैं और सामने था। बहरहाल कल इनका हुआ और आई बिलीव पीपल ऑफ द एरिया वोटेड, और MQM का जो वोटर है वो शायद नाला था, वो शायद कॉन्फिडेंस नहीं था उसको पार्टी में, उसको शायद ये लग रहा था कि अगर MQM जीतेगी भी तो उसके बाद PTI में ही सारा का सारा वोट जाके वहाँ पे चला जाएगा एज अ गवर्नमेंट में जब पार्ट हो रहे थे। और जाहिर है इमरान खान साहब को जो प्राइम मिनिस्टर बनाया वो MQM ने ही बनाया था, और आज भी अगर वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो बिकॉज ऑफ MQM हैं, क्योंकि MQM की ये 7 सीटें आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू सर्वाइव। बहरहाल तो ये अच्छा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है कि मैं जब भी हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम MQM उनसे हम बात करते हैं या उनको रिप्रेजेंट कराते हैं अपने पैनल्स में,
तो शिकवे आपके भी हैं, रिजर्वेशंस ऑन हाउ थिंग्स आर रन स्पेशली इन कराची, ख़ास तौर पे सिंध में जिस तरह मामलात को देखा जा रहा है उससे MQM हमेशा नाखुश होती है और अपने रिजर्वेशंस को बड़े वोकल अंदाज में प्रेजेंट भी करती है। लेकिन फिर आप पे इल्ज़ाम ये भी है, यानी MQM पे इल्ज़ाम ये भी है कि हुकूमत के साथ भी चलती है। पिछले 10 सालों में वो सिंध हुकूमत का हिस्सा रही भी इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिजर्वेशंस। 2008 से 13 तक रही थी। देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो ज़ाहिर है हुकूमत बनाने के लिए लड़ते हैं और पब्लिक को सर्व करने के लिए लड़ते हैं। अब MQM की जो कंपोजिशन है और इन कंपैरिजन विद दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, वो नंबर्स MQM के पास कभी भी नहीं रहे बेसिकली, क्योंकि अर्बन सिंध की पार्टी रही है और एज अ कोएलिशन पार्टनर या फिर एज अ इम्पोर्टेंट कोएलिशन पार्टनर रहा है। और इससे पहले तक MQM के पास ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आई हैं हुकूमत बनवाने के लिए। नवाज शरीफ साहब के भी जब 2013 में थे तो उस वक्त भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ऑल्दो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट MQM वोटेड फॉर हिम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और फिर शायद खाकान अब्बासी के लिए भी वोट किया था। जरदारी साहब को भी MQM ने ही नॉमिनेट किया था एज ए प्रेसिडेंट। इससे पहले भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो 90 आया करती थी, वहाँ पे आके जो भी पुराने गिले शिकवे थे उस पर माफ़ी तलाफ़ी करके फिर MQM पार्टनर बनती थी। बट अगेन कोएलिशन पार्टनर एज अ स्मॉल कोएलिशन पार्टनर रही है, जिसमें बहुत सारी डिलीवरी नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द नंबर्स। अच्छा, मेरा इस पे एक बड़ा हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग मुशाहिदा ये भी है कि वैसे तो MQM पे हमेशा इल्ज़ाम लगता रहा एक बहुत ही अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने का, जिसमें लोगों ने कहा जी मिलिटेंसी का भी अंसर था, वायलेंस पीस में आ जाता था, एक टैका था जी कराची में। लेकिन बतौर एक कराचीआइट के, बतौर एक पाकिस्तानी के, मुझे लगता है कि मे बी दैट इज़ द ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स दैट वर्क्स। अगर हम देखें इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स थ्रू आउट दीज ईयर्स हैज़ बिन वेरी कॉन्फ्रंटेशनल। वो भी धरने दिए, कंटेनर्स पे जाके बैठे, आज भी लोगों को इस बात पे यानी वो उनके खाइफ भी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक बड़ा ही जोरदार स्टांस है। और फाइनली जब हमने देखा कि NA 243 में आलमगीर ने जीता है तो उनको भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स हैज बिन हिज हिज स्ट्रैटेजी। एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हम गुफ्तगू कर रहे हैं ऑफ कोर्स बाई इलेक्शंस के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे कराची और सिंध में जो हम एक देखते हैं पॉलिटिकल स्पेस बनी। रिवायती हरीफ यहाँ पे देखे गए हमेशा से MQM एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वोट बैंक देखा जाता था तमाम इलेक्शंस में कि MQM को ख़ास तौर पे कराची से मिलता था, लार्जर सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फुट होल्ड होता था। लेकिन अब डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हो गए और हमने ख़ास तौर पर जब देखा है कि PTI भी एक फोर्स बनकर कराची से, सिंध से उभर कर आ रही है, तो इसमें किसकी कोताही है और ख़ास तौर पे किसका वोट बैंक उन्होंने कैप्चर किया है। अब हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब, भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी मंजूर, आपसे मेरा पहला सवाल ख़ास तौर पे ये बाई इलेक्शंस के तनाजुर में यही होगा कि आप क्या समझते हैं कि जो PTI ने वोट बैंक कैप्चर किया है वो आपका नाराज़ वोटर था जिसको आपसे भी कोई रिलीफ नहीं मिल रही थी, वो MQM का नाराज़ वोटर है, वो कौन सा वोट बैंक है? देखिए, ये रवायती तौर पर तो जो ये सीट है ये MQM की गिनी जाती थी हमेशा से, और उसकी वजह से यहाँ से हमेशा MQM ने बड़ी भारी तादाद में वोट लिए, बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने ये सीट विन की। और फिर इमरान खान साहब ने भी यहाँ से खासा वोट लिया, मैं कल को देख रहा था, लेकिन वही उन्होंने अपनी सीट जो थी वो रिटेन की PTI ने, लेकिन वोट में खासी कमी आई। बाकी जगह पे भी कमी आई, लेकिन कराची में मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम वोट पड़ा है। शायद मैं पूरी तरह तो नहीं देख सका, इससे पहले बाकी जमातों को भी काफी वोट पड़ा था जी। तो बिल्कुल एक स्लाइड हुआ है, वोट बहुत ही नीचे आया है। मंजूर साहब, एक जो वादा किया था, मुझे याद है कि इलेक्शंस 2018 से पहले जब इमरान खान साहब कराची आए तो उन्होंने कहा कि जी हमें कोताही नज़र आती है, PTI ने उतना काम नहीं किया और अब हम उसका अजाला करेंगे। लेकिन जो ये चंद रोज़ गुजरे हैं इस वक्त, चंद हफ्ते गवर्नमेंट के, आपको लगता है कि कराची और सिंध विफाक की प्रायोरिटीज़ में है? देखिए, अभी तो कुछ भी नहीं, किसी साइड पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और हम भी अभी उनको मार्जिन देना चाहते हैं, सवाए उन गलतियों के जो वो खुद ही कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। और हर जगह पे अगर आप फॉरेन पॉलिसी में देखें तो वहाँ पे काफी उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं। फिर अगर आप फाइनेंस में देखें तो वहाँ पे भी, और फिर बाकी जगहों पे भी जिसकी जरूरत नहीं थी और जो अवॉइड किए जा सकते थे। जब कोई भी समझदार
हुकूमत होती थी। अच्छा, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आज सुबह जब हम अंसार अब्बासी साहब से बात कर रहे थे और आमतौर पे भी पब्लिक से बात की जाती है, तो फॉरेन पॉलिसी में तो वो खुसूसन काफ़ी खुश नज़र आते हैं, क्योंकि एक तो नामूस रिसालत वाला वो जो खाकों का मामला था, फिर जिस तरह इंडिया से टैकल किया गया उनकी ट्वीट और जिस तरह उसको जवाब दिया गया इंडिया को, ये तो काफ़ी लोगों ने सराहा है। लेकिन बहरहाल अली, आपका क्या ख्याल होगा? आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी, एक तो अल्लाह का शुक्र है वी फाइनली हैव अ फॉरेन मिनिस्टर, बहुत अच्छी बात है कि फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन जो ब्लंडर्स हुए हैं वो चौधरी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि इनिशियली जो पहला लेटर जब मोदी साहब का उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए आया था, उस वक्त शाह साहब ने बोला था कि जी शायद इंडिया उनसे बात करने को तैयार है, उस लेटर में जिसको इंडिया ने रिबटल दिया। फिर उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट का एकदम से कहीं से फ़ोन आ गया था और ये कहलवा दिया कि शायद वो बात करना चाह रहे थे, और खान साहब ने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी मैं जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूँ। वो बैकफायर हुआ था। पोम्पेयो साहब के साथ जो इनकी मीटिंग हुई थी, उसमें जो बात डू मोर के हवाले से थी, इनका बयानिया कुछ और था, स्टेट डिपार्टमेंट का कुछ और था। फिर एक ख्याली सेटअप के तहत शाह साहब ने सुना है कि हाथ मिलाने के तहत उन्होंने हाथ मिलाया था, लेकिन साथ में आके एक बयान दे दिया था शाह साहब ने कि ट्रंप से मेरी बायलैटरल मुलाकात हुई है और बात हुई है। तो ये दीजर इससे डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ आप जाते हैं कि जब आप इस तरह का गैर जिम्मेदारी से इसको हैंडल करते हैं, एंड यूर अ न्यू गवर्नमेंट एंड यूर स्टार्टिंग टू गिव एन इम्प्रेशन दैट हैज़ टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years, और उसके बेसिस पे आपके पास FDIs भी आने और ग्लोबल कॉन्फिडेंस भी आपने गेन करना है। लेकिन अगर आप इस तरह इस लेवल पे करेंगे तो फिर जाहिर है उससे लोग घबराते हैं। CPEC के हवाले से रज़ाक दाऊद साहब ने क्या बोल दिया कि जी 1 साल के लिए उनके प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जाए और उसको रिव्यू किया जाए, जिसकी वजह से फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3 दिन के लिए चाइना जाना पड़ा उनको समझाने के लिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वी विल कंटिन्यू द CPEC। फिर सऊदी अरेबिया जाके 10 अरब की बात की और 10 अरब की ऐलान भी कर दिया कि 10 अरब वो भेज रहे हैं। अच्छा, ऐलान करने की या वो जो हम कहते हैं ना कि मीडिया पे आने की शायद थोड़ी जल्दबाजी होती है, स्टेटमेंटशिप इज़ अ न्यू आर्ट फॉर देम। लेकिन अब हमारे साथ मौजूद हैं आलमगीर साहब, और सबसे पहले तो शिकवा जवाब शिकवा, क्योंकि कल आपने जीती है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। NA 243 से आप मुंतखब हुए हैं, लेकिन क्या ये नेशनल असेंबली की सीट के बाद आपको हमारी स्टूडियो की सीट नहीं अच्छी लगती? क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप यहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे। आपका शिकवा बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं सुबह उठ नहीं सका टाइमली, तो इस वजह से मैं लेट हूँ। मैं अभी भी रास्ते में ही हूँ, आपके स्टूडियो ही आ रहा हूँ, और आपका शिकवा बिल्कुल जायज, प्लीज मेरी माजरत कबूल फरमाए। नहीं, आपका बस हम इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी स्टूडियो में भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो बताइए, हमारे तमाम मेहमान चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली रजा आबदी साहब मौजूद हैं, सब आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं फॉर विनिंग दिस सीट, और सब मानते हैं कि आपने बहुत काम किया। यू आर ऑल्सो द चीफ पोलिंग एजेंट इसी हल्के में जब जुलाई 2018 के इलेक्शन हुए। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी की जा रही है कि कल वोटर टर्नआउट काफी कम था, खास तौर पे आपके हल्के में भी। इसको आप कैसे देखते हैं और इसकी क्या वजह रही? देखिए, वोटर टर्नआउट यकीनन कम था, और इसके लिए हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की कि आप आगाही मुहिम चलाएं, लोगों में जरा आगाही फैलाएं। हमें इस चीज का खदशा पहले से हमें ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लोगों में आगाही नहीं थी इस चीज की, ज़िमनी इलेक्शन की, और लोग वैसे भी ज़िमनी इलेक्शन में दिलचस्पी कम लेते हैं। लेकिन स्टिल फैसला हमारे हक में आया, और मैं फिर भी मैं समझता हूं कि अच्छा रिजल्ट था, और जो मार्जिन है वो वही मार्जिन है, जो डिफरेंस है, जो इमरान खान ने डिफरेंस छोड़ा था 70,000 का, प्रोपोर्शनली डिफरेंस वही है। तो हमारे लिए ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था। आलमगीर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे साथ जिस तरह बाकी पार्टीज के भी नुमाइंदेगान मौजूद हैं, उनसे मैंने यही सवाल किया था कि ये जो वोट बैंक आपको मिला है, ये आप समझते हैं कि MQM का ओरिजिनल वोट बैंक था जो कन्वर्ट होकर आपकी तरफ आया, या ये नए वोटर्स हैं जो कहीं पहले वोट नहीं देते थे और अब इन्होंने समझा कि PTI हकदार है? ये वोट बैंक आपका कहाँ से डेवलप हुआ है? देखिए, ये यकीनन MQM का भी काफी वोट बैंक टूटा है। 2007 से 2013 तक जो टेन्योर रहा MQM गवर्नमेंट में रही, उसमें लोग थोड़ा सा इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं थे। तो इस वजह से वो वोट बैंक काफी स्विच हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं ये कहूँगा, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्ट हुआ हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे अपने वोटर्स की नहीं है,
इधर की जो 7 लाख आबादी है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये तमाम मेरे लोग हैं, MQM के वोटर्स भी हमारे लोग हैं। किसी से कोई नफरत नहीं करनी, इनकी भी उतनी खिदमत करनी है जितने अपने वोटर्स की, इंशाल्लाह, और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त। इसी अज़म के साथ अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे इसके लिए। एक छोटे से तरफ हम बढ़ रहे हैं और आलमगीर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जल्दी हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल रहेंगे। चौधरी मंजूर साहब एंड ऑफ कोर्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अली रज़ा आबदी साहब। जो बातें आपने की उसको भी लेके आएंगे और इत्तेफाक की बात है ये मेरा हल्का भी है, मेरा खुद भी ताल्लुक NA 243 से, तो इसलिए ये मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन। खिलाफी नहीं की। ब्रेक पे जाने से पहले आलमगीर ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो बस थोड़ी ही देर में हमारे स्टूडियो में पहुंच रहे हैं और अब NA 243 की जीत के बाद उनका पहला इंटरव्यू ही इज हियर विद अस इन आवर स्टूडियोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अक्सर हम ये बात करते हैं, आज के प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि दास्तान कहाँ से शुरू होती है कहाँ ख़त्म होती है, ये हमारे सामने है। अली रज़ा आबदी इसी शुरू ये मेरी दास्तान नहीं हम इस सीट की बात कर रहे थे क्योंकि यू वर कंटेस्टिंग फॉर इट इन जुलाई 2018 और अब आपके हिस्से आई है ये सीट। लेकिन आलमगीर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपका मैं क्लिप देख रही थी, मेरे ख्याल में इलेक्शन से 1 या 2 दिन पहले का ही, मीडिया इंटरेक्शन में आपने कहा जी मुझे हुकूमती सपोर्ट की, वसाइल की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही सही कर लूँगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है फिर आपने कंटेस्ट ही क्यों किया इलेक्शन? इसलिए कि मुझे अब लड़ने में आसानी होगी, मुझे यहाँ अपोजिशन करने में आसानी होगी, चूँकि मेरा वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में बैठा होगा और यहाँ जो साइंस, आपको मालूम नहीं मुझ पे 4 मुकदमे बनाए इन्होंने, 2 बार जेल भेजा और मेरे साथियों को हरासमेंट करते हैं, जेल भेजते हैं। तो इस चीज़ को काउंटर करने में अब आसानी होगी मेरे लिए। और रही बात खिदमत की, जो मैं अपने हलके के लिए कर सकता हूँ वो तो मैं इंशाल्लाह ख़ुद करूँगा। अल्लाह ने मुझे फिक्सिट का इदारा दिया जिस पर लोगों का ट्रस्ट है, एतमाद है, और उसको यूटिलाइज़ करते हुए हम लोगों की खिदमत करेंगे। दूसरा ये कि अब इमरान खान ने जो कराची के मजमूई मसाइल हैं उसके लिए कराची पैकेज का ऐलान किया, वो हम यकीनी बनाएंगे कि जल्द से जल्द उस पर काम शुरू हो और वो पाए तकमील तक पहुंचे। And it is spent the right way। लेकिन अली मैं इनकी बात सुन के सोच रही थी कि अगर हम ज़रा माजी में जाते हैं, सो द रीज़न, वो बीज जिससे हम देखते हैं कि MQM जैसा तनावर दरख्त निकला था, वो इसी किस्म की अवाम के शिकवे थे या एक ख़ास कम्युनिटी के शिकवे थे, जब उनको लगता था कि तवज्जो नहीं दी जा रही। एक तरह से यानी शायद नाम नया है, सिचुएशन नई है, लेकिन शिकवा और जो ग्राउंड रियलिटी वो वही है जिस पे हम घूम के 360 डिग्री वापस आए हैं। एब्सोल्युटली राइट। और जैसे कहा जाता है कि शायद MQM ने पिछले 5 साल या 10 साल या 30 साल में काम नहीं किया तो इसलिए वोट नहीं मिला। तो मुझे ये बताइए इन्होंने काम क्या किया जो कि इनको वोट मिल गया? दूसरी बात, जो पास्ट रहा है, ख़ासतौर पे आलमगीर भाई का भी फिक्सिट से शुरू हुए थे, ये एज ए नॉन पॉलिटिकल एंटिटी शुरू हुए थे। उस वक्त सारे कहते थे कि ये PTI के, लेकिन ये कहते थे मैं PTI का नहीं हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने जीतने के बाद फिक्सिट की शर्ट पहन के आए हैं, तो ये कम से कम इसको ओन कर रहे हैं और ये इनकी एक जगह पे दोनों को ओन कर रहे हैं, वो फिक्सिट को भी ओन कर रहे हैं, PTI को भी ओन कर रहे हैं। शिकवे जो हैं, जो अब ये MNA बने हैं, अब इनका काम नहीं है कि ये बल्दियाती काम की तरफ देखना, इनका काम है लेजिस्लेशन करना। और लेजिस्लेशन के लिए इनको नेशनल असेंबली में जब कराची के अवाम ने भेजा है तो दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम और बहुत सारी चीज़ें कि जिसमें जो मुत्तहिदा नहीं कर सकी। कोटा सिस्टम का अगर वहाँ पे अमेंडमेंट करनी है और उसको निकालना है, उसको उसमें से आपके आइन में से, तो वो ये कर सकते हैं क्योंकि अब इनके पास वो मेजॉरिटी है। MQM के पास वो मेजॉरिटी नहीं हुआ करती थी। ये वो मसाइल है जिस पे एक्चुअली फोकस करना है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 40 एंड द 60 भी करना है, जो कि 2013 में कोटा खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन आज तक हो रही है बिकॉज ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, उसको भी करना है, तो दैट अगेन कम्स इनटू लेजिस्लेशन का। अच्छा, बल्कि इस पे इनपुट ले लेते हैं। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कराची के जो मसाइल हैं, जो शिकवों की बात की जा रही है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मौजूद है, घूम फिर के मेरे ख्याल में बात आती है ऑफ द वे थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय द सिंध गवर्नमेंट। सर, आप इन शिकवों के जवाब में क्या कहना चाहेंगे? एक तो कोटा सिस्टम की यहाँ पे बात की गई, फिर आलमगीर ने खुद कहा कि जी मुझे काम करने नहीं दिया जाता था, हाथ बंधे हुए थे, अब महसूस करता हूँ कि क्योंकि अवाम का वोट लेके आऊँगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप क्या कहेंगे? एक तो मैं आलमगीर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो इलेक्शन जीते हैं और इस एरिना में आए हैं। हमेशा एक नौजवान है, नई हिम्मत और नया अज़्म के साथ आए हैं। मुझे हमेशा
नौजवान अच्छे लगते हैं जब बातें करते हैं। हम भी बहुत होप्स लेकर गए थे जब पहली बार नेशनल असेंबली में गए थे, लेकिन बहरहाल अपना अपना एक काम का तरीकेकार है। हमें अपोजिशन मिली थी, कम से कम गवर्नमेंट मिली है जी। देखते हैं कि अपने एजेंडा को किस तरह से लेकर आगे बढ़ते हैं। मंजूर साहब, एक आपकी बात से ऐसा अंदाजा हो रहा है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट ओवर देयर, लेकिन जितने लोग पीटीआई की बात करते हैं या नौ मुंतखब जो हमारे नुमाइंदेगान हैं उनकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गुफ्तगू में ये आंसर होता है कि जी अभी तो आए हैं, लग पता जाएगा कि क्या क्या कुछ होता है अंदर। क्या ये सही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी होप है, लेकिन शायद पाकिस्तान भर के उतने वसाइल नहीं है, और फिर आगे जाकर वो होती है वसाइल की गैर मुनसूफाना तकसीम की बात होती है। ये दो इश्यूज हैं। पहले तो जितने हमारे मसाइल है, मसाइल नहीं, वसाइल है तो फिर उनकी तकसीम है, जिसकी अभी आबदी साहब भी बात कर रहे थे जी। इसको देखना पड़ेगा। और अगर ये जो हमारे पास बहुत मेन इतलात है फ्रॉम द हाउसेस माउथ के एनएफसी अवार्ड को भी कट लग रहा है। ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। उनकी अपना पेंडोरा बॉक्स है, आपके अपने मसाइल हैं। आलमगीर, बहुत बड़ा एक टास्क अब आपके सामने है, आपका फोकस किस तरफ है? आपके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी? तो मैं ये क्लियर करूं कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तहरीक इंसाफ से नहीं हूँ। मैंने 19 साल की उम्र में पीटीआई ज्वाइन की थी 2009 में। मैं उनकी सीईसी का मेंबर रहा हूँ, चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, मैं इनका मरकज़ी पूरे पाकिस्तान का जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इनवाइट किया था पीटीआई को चाइना, मैं उन डेलीगेट में एक डेलीगेट था। यस, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो पीटीआई में बड़ी लर्निंग और एक्सपोजर मिला मुझे, वहीं से काफ़ी चीज़ें सीखी। फिक्सिट 2016 में बनी। फिक्सिट आज़ाद है, फिक्सिट इंडिपेंडेंट है, अपने फैसले खुद करती है। इसमें फिक्सिट की खूबसूरती है, इसमें एमक्यूएम के लोग भी हैं, इसमें पीएसपी के लोग भी हैं, जमात के, पीपल्स पार्टी तो आप एमएनए बन गए, अब फिक्सिट का क्या मुस्तकबिल होगा? फिक्सिट का मुस्तकबिल ये है कि कराची में हमने, और ये हमारा विजन था कि उसको चंदा अच्छा मिलेगा। हाँ, ये अच्छी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरी एक्सेप्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी, मैं मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया हूँ, चंदा मुझे इंटरनेशनल कम्युनिटी से अच्छा मिलेगा, पूरी दुनिया से अच्छा मिलेगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस प्रोग्राम के बाद जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या बिलावल साहब की कोई ट्वीट आने वाली है। उन्होंने कहा जी मुल्क चंदों से नहीं चलता, बट थैंक यू वेरी मच आलमगीर, वी विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अली साहब, वी वांट टू सी यू बैक इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। आप जैसे मंझे हुए लोगों को ज़रूर इस फील्ड में रहना चाहिए, एंड अवाम की भी यही तवक्को आता है। इसी के साथ हमारा आज का यानी मंडे का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कल सुबह 9 बजे आज पाकिस्तान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।